हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इनसाइट ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर्स मेंटोर्स अनिल। आपको मैं अभी क्लास 10th की सीरीज बायोलॉजी में जो है हम आपको जो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन चैप्टर को ले चल रहे हैं आगे। अभी तक हमने दो वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने दो वीडियो में न्यूट्रिशन को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, ये सब हम लोग पढ़े हैं। अब ये जो टॉपिक है न्यूट्रिशन डाइजेशन, ये दो पार्ट में है। एक पार्ट न्यूट्रिशन है और एक पार्ट डाइजेशन है। तो अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ा है, अब हम लोग डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा हेडिंग है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, या तो ऐसे बोले या इसको बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या ये बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला चैप्टर, इस टॉपिक का जो पहला हेडिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। यानी हम लोग के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या ये पहले से ऐसा ही था, या हमारे जो अन्य पीछे के जो फाइलम वगैरह है जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से अनवर्ड जो है हम लोग कार्डेटा तक आए, कार्टा में हम लोग वर्टिब्रेटा है, तो क्या सभी में ऐसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम था या नहीं था। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का इवोल्यूशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीटली इंट्रासेलुलर हो सकता है, यानी कि डाइजेशन किसी पाइप में होगा या फिर सेल में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इंट्रासेलुलर, फिर इंट्रा एक्स्ट्रासेलुलर दोनों हो या एक्स्ट्रासेलुलर हो। जैसे हम लोगों में एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, लेकिन जो छोटे जो हैं उनमें इंट्रासेलुलर होता है। जैसे किसमें, जैसे देखिए अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में फूड वैक्यूल पाया जाता है, यानी अगर पूरा अमीबा को देखें अगर, तो अमीबा के अंदर क्या पाया जाता है, फूड वैक्यूल, यानी सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, यानी इंट्रासेलुलर हो रहा है। तो यहाँ पे अमीबा को एग्जांपल हमने लेके बताया कि अमीबा में डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पोरीफेरा की बात करें जिसको हम स्पंज बोलते हैं, स्पंज में डाइजेशन के लिए पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कैविटी पाई जाती है। ऐसे देखें, अगर स्पंज को देखें, मान लीजिए हम ये बना दें कि एक स्पंज है, ये मान लेते हैं कि ये साइकॉन है, ये एक स्पंज है, तो ये इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और इसके इस कैविटी को स्पंजोसील कैविटी बोलते हैं और इसको आस्कुलम बोलते हैं। तो जो पानी का करंट है, पानी के साथ जो आया, करंट के साथ भोजन आया, वो ऑस्टिया से आया और आस्कुलम से बाहर चला गया, तो फूड इसके अंदर पहुंच गया। तो इसी खाली जगह को हम बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कैविटी। इसके अंदर साइकान आता है, ल्यूकोसलोनिया आता है, स्पंजिला आता है, यूप्लेक्टेला आता है, इसको जो है विनस फ्लावर ऑफ बास्केट बोलते हैं। तो ये सब इसके अंदर आता है, यानी कि प्रोटोजोआ और पोरीफेरा फाइलम के जो स्पीसीज हैं उनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीटली इंट्रासेलुलर होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है कि एक्स्ट्रासेलुलर होता है, तो आप क्या बताएंगे, इंट्रासेलुलर। अब दूसरा बात, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों किस में होता है, तो सिलेंट्रेटा में इसमें हाइड्रा आता है और टीनोफोरा में इसमें बिरोई आता है। ये दोनों ऐसे फाइलम हैं जिसमें कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है। ये हो गया। अब टोटली एक्स्ट्रासेलुलर किसमें होता है, तो इसमें जो है हम देखेंगे कि इसमें डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल हो सकता है इनकम्प्लीट हो सकता है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल अगर इनकम्प्लीट है यानी ब्लाइंड सैक है, मतलब कि बॉडी में एक ही पोर है जहां से डाइजेशन
स्टार्ट होगा और वहीं से इजेशन भी हो जाएगा। उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक एलिमेंट्री कैनाल या ब्लाइंड सैक डाइजेशन या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाला डाइजेशन। ये या हो सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो यानी ट्यूब विद इन ट्यूब हो। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब जैसे ये मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी है, एक क्या है, ये ट्यूब है और इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, एक ट्यूब लाइक है। इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के भीतर नली, ट्यूब विद इन ट्यूब। ये किसमें देखने को मिलता है, तो देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। और जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है वो एस क्लेमेंथीज से ऑनवर्ड यानी कि प्रोटोजोआ पोरिफेरा में कैसा, बताओ भाई, प्रोटोजोआ पोरिफेरा में कैसा, टोटली भूल गए आप। देखिए यहां बताया गया था आपको प्रोटोजोआ और पोरिफेरा में कंप्लीटली इंट्रासेलुलर, फिर सिलिंट्रेटा टीनोफोरा में इंट्रा एक्स्ट्रा डूनो और एक्स्ट्रासेलुलर किसमें, इसमें दो, एक एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट हो और एक इनकम्प्लीट हो। अगर इनकम्प्लीट है तो इसका एग्जांपल कौन होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसको आप बोलते हैं फ्लैट वर्म। और अगर एलिमेंट्री कैनाल अगर कंप्लीट हो यानी इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, उसका एग्जांपल क्या होगा, एस क्लेमेंथीज ऑनवर्ड, मतलब कि एस क्लेमेंथीज, एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, कार्डेटा, वर्टिब्रेटा, उसमें भी वर्टिब्रेटा में भी एग्नेथा, गैंथोस्टोमेटा, उसमें भी पीसेस भी, उसमें टेट्रापोडा में एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एविस, इस सभी में कैसा होगा भाई, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। ये हो गया। अब यहां देखने को ये मिला कि यानी स्टार्टिंग से ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट नहीं था और ना ही एक्स्ट्रासेलुलर था, पहले इंट्रासेलुलर था बाद में एक्स्ट्रासेलुलर, पहले इनकम्प्लीट था अब कंप्लीट हो गया। यानी हम बात अगर ह्यूमन की कर रहे हैं तो ह्यूमन में किस प्रकार डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रासेलुलर कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है। ये देखने में बात समझ आया। अब डाइजेशन होता क्या है, तो देखिए डाइजेशन क्या होता है भाई, डाइजेशन की परिभाषा देखें अगर तो लिखा है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजल और नॉन एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर डिफ्यूजल एब्जॉर्ब सब्सटेंस बाय एंजाइम इज नोन एज डाइजेशन। यानी डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जैसे हम बात करें अगर तो इसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाएगा ग्लूकोज में। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड है जिसको तोड़ा जाएगा एमिनो एसिड में। लिपिड एक कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको तोड़ा जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल और नॉन एब्जॉर्बेबल जो फूड है उसी को कन्वर्ट किया जाएगा सिंपलर यानी ये, डिफ्यूजिबल यानी ये, एब्जॉर्बेबल यानी ये, ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम की सहायता से होगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। तो डाइजेशन का जो है डिफिनीशन समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब डाइजेशन पढ़ने से पहले आपको एक आउटलाइन देते हैं, एक समरी देते हैं, इसमें ये बताया जाएगा आपको कि आखिर डाइजेशन कितने कितने स्टेप से गुजर रहा है, क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए समरी ऑफ डाइजेशन की समरी क्या है, तो पहला हम फूड पार्टिकल को लेंगे, फूड पार्टिकल को मुंह द्वारा यानी माउथ द्वारा इनटेक करेंगे, यानी कि इनटेक इन बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, मुंह के अंदर यानी जो सलाइवा है, टीथ है, टंग है, ये सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। हमने फूड को माउथ से लिया और माउथ से फूड कहाँ चला गया, ओरल कैविटी में चला गया। ओरल कैविटी में क्या होगा, हम मैस्टिकेशन करेंगे यानी च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, उसको पीसेंगे और उसके बाद पीसेंगे तो उस समय मुंह के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यहाँ से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ये फूड हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। अब उस फूड को हम बोलस बोलेंगे। उस समय इस बोलस का जो पीएच होगा वो 6.8 होगा। अब आगे हम भोजन को लिगल लेंगे, यानी चौथा स्टेप ये हो गया। पांचवा, भोजन को लिग लेंगे यानी कि सैलोइंग करेंगे, यानी कि डिग्लूटेशन करेंगे और ये भोजन आगे बढ़ेगा। फेरिंग से ईसोफेगस में जाएगा, यानी भोजन ईसोफेगस में चला गया। ईसोफेगस में
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यानी 7वां स्टेप मूवमेंट होगा यहाँ पे, और ये भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचेगा भाई, हमारे इंटेस्टाइन में भोजन, सॉरी हमारे स्टमच में भोजन पहुंच जाएगा, स्टमच तक यहाँ पहुंचे। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे, अगले स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा भोजन जब स्टमच में पहुंच जाएगा तो उस भोजन का क्या होगा, उस भोजन का क्या होगा भाई, तो उस भोजन को जो स्टमच में गया है, जिसको अभी तक हम बोलस बोल रहे थे, उस बोलस के साथ स्टमच के अंदर निकलने वाले जो गैस्ट्रिक जूस है, जिसका कि पीएच 1.5 है, ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलेगा। 9वां स्टेप यहाँ हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलेगा, और उसमें कर्निंग मूवमेंट होगा, उसमें कर्निंग मूवमेंट होगा, और अब उस भोजन को हम जो है काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, काइम। अभी हम बोलस बोल रहे थे, अब उस फूड को हम क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, हमारे स्टमच में हो रही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 11 के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे है 11 के बाद भोजन जो है वहां से कहाँ आएगा, वहां से भोजन आएगा, 12 नंबर यहाँ लिखते हैं, भोजन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वह भी किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से, या किसके द्वारा आएगा, डिओडेनम के द्वारा आएगा। डिओडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डिओडेनम से भोजन कहाँ जाएगा, यानी जो भोजन इसको हम काइम बोल रहे हैं, वो भोजन जो है इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलेगा, पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिलेगा, बाइल जूस के साथ मिलेगा। बाइल जूस कहाँ से निकला, लीवर से। पैंक जूस कहाँ से निकला, पैंक्रियास से। इंटेस्टाइन जूस कहाँ से निकला, इंटेस्टाइन से। काइम कहाँ से आया, जो भोजन आगे गया है पेट से इंटेस्टाइन में, ये सारे मिल जाएंगे। अब इस भोजन को हम बोलेंगे काइल। अब क्या बोलेंगे भोजन को, काइल बोलेंगे। अभी बोलस बोल रहे थे, फिर काइम बोल रहे थे, अब काइल बोल रहे हैं। ये भोजन काइल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, जिसका पीएच 7.8 होगा। उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो है आगे बढ़ेगा, तो भोजन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। उसके बाद एब्जॉर्ब फूड ट्रेवल्स इनटू हेपेटिक पोर्टरवीन, यानी लीवर में जाएगा। यानी भोजन हमारा कहाँ जाएगा भाई, लीवर में जाएगा। लीवर के बाद जो है, लीवर से फिर ये भोजन हिपैटिक वेन के सहायता से ये फूड कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब टू हार्ट में एब्जॉर्ब होगा, और ये हार्ट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी बॉडी सेल को। और ये क्या करेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, नोन एज एसिमिलेशन। यानी कि ये भोजन को ग्रोथ रिपेयर के लिए भेज देगा, न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, जो हमारे बॉडी में हर जगह रिपेयरिंग का काम करेगा, ग्रोथ का काम करेगा। और लास्ट में क्या होगा कि जो फूड है उसका क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा, यानी एनस से क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। ये टोटली हमारा क्या है, एक आउटलाइन हमने आपको बताया जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है। यानी इस तरीके से भोजन ओरल कैविटी से शुरू हुआ और एनस द्वारा इंजेक्शन हो गया। क्योंकि हमने कल आप बताया था कि डाइजेशन के 5 स्टेप है। इससे पहला स्टेप कौन है, इंजेक्शन, और लास्ट स्टेप कौन है, इंजेक्शन। यहाँ तो बात समझ आ गई। आगे बढ़ा जाए भाई। तो इस तरीके से हम जब टॉपिक को आगे बढ़ेंगे तो इसी स्टेप में आगे बढ़ते चलेंगे। अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी अभी हम लोग आउटलाइन देख रहे थे कि ये पूरे प्रोसेस में एक समरी में क्या होगा। अब हम देख रहे हैं, अब हम इसको क्रम बाय क्रम यानी सीक्वेंसली इसको पढ़ेंगे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और दूसरे को बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितने मीटर लंबा है, 9 मीटर लॉन्ग है, और ये माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे माउथ पहला, दूसरा ओरल या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी में हम लोग पढ़ेंगे पैलेट यानी तालू, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमच, और इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टमच। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटेस्टाइन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइन में भी हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे, डिओडेनम, जूजेनम और इलियम। लार्ज के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम।
और रेक्टम एट लास्ट खुलता है कहाँ, ओपन इनटू एनस, ये हो गया। और इलियम और सीकम के बीच में वाल पाया जाता है, इसे इलियोसिकल वाल कहते हैं। तो ये हमारा, और ये जो कोलन है ये 4 भाग में बटा होता है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्माइड कोलन। तो इस तरीके से ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल था। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एसेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में, टंग के बारे में और टीथ के बारे में। तो ये हमारा जो बातें हमें पढ़नी है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी एक आउटलाइन यहाँ पे आपको बना दी गई है। अगर आप एग्जाम में इसको बनाते हैं तो पहले आप इसको बनाएंगे, कम से कम एक पेज तो यही बनाएंगे कि हमें किन किन स्टेप से गुजरना है, कौन सा पार्ट किसके बाद आता है। ये इसका सीक्वेंस है, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, बना सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब हम क्रम से पढ़ते हैं। पहला क्या, माउथ या ओरल कैविटी। पहला क्या भाई, माउथ या ओरल कैविटी। अब ये माउथ या ओरल कैविटी क्या है, देखिए अभी हमने बताया कि माउथ एंड ओरल कैविटी के अंतर्गत हम लोग पैलेट पढ़ेंगे, हम लोग जो है टीथ पढ़ेंगे, हम लोग टंग पढ़ेंगे, ये सब। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पैलेट यानी तालु। ये केवल कैरेक्टर मैमल्स का है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओनली इन मैमल्स, यानी ये केवल मैमल्स का फीचर है, यानी पैलेट केवल और केवल मैमल्स में पाया जाता है। और इसके पहले प्रोटोजोआ से लेकर के इकानोडर्मेटा तक कहीं नहीं पाया जाता। कार्डेटा में ना हेमिकार्डेटा, ना यूरोकार्डा, ना सिफेलोकार्डा, ना क्रेनिएटा, वर्टिब्रेटा में भी नहीं पाया जाता। वर्टिब्रेटा में भी और आगे बढ़े अगर, ना ही पीसेस में, ना ही एम्फीबिया में, ना ही रेप्टाइल्स में, ना ही एविस में, केवल कहाँ पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। ये क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है भाई, पैलेट क्या करता है, मैस्टिकेशन का काम करता है। और ये हेट्रोडोंट, इसके वजह से हम हेट्रोडोंट हैं, यानी हमारे पास दांत एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं इसी वजह से। अब जैसे अगर देखें हम, अगर इस तरह से हम देखें तो ये हमारी अगर माउथ है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर वाले को बोलते हैं नेजल चैम्बर और नीचे वाले को बोलते हैं बक्कल चैम्बर, यानी कि ऊपर सांस वाले रास्ते हैं और नीचे जो है भोजन वाले रास्ते हैं। और यहाँ पे घंटी लटकती रहती है, इसको बोलते हैं यूला। ये यूला ये वी शेप होता है, बेल शेप होता है, नो डायरेक्शन ऑफ फूड, ये डायरेक्शन ऑफ फूड और इफ लॉन्ग इज सर्नोइंग, यानी कि इसकी अगर साइज बढ़ जाती है हमें खर्राटे आते हैं। तो ये है। अब इसमें हम पैलेट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब टंग के बारे में पढ़ते हैं। टंग क्या भाई, टंग के बारे में लिखा है कि टंग यानी जीभ। अगर जीभ को हम लोग बनाए तो जीभ कैसे होता है, जीभ ऐसे होता है। आप ट्रिक कैसे याद रखेंगे, जीभ पर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो आपको स्वाद का यानी टेस्ट का जो है ज्ञान कराते हैं, टेस्ट का नॉलेज आपको देते हैं। तो देखिए इस टंग पर जो है, इस टंग पे जो है नुहंस ग्लैंड और इब्नर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। नुहंस ग्लैंड और इब्नर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, टंग पे, जो लिंगुअल लाइपेज एंजाइम का श्रावण करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। लिंगुअल लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, जो एक्टिव कहाँ होता है, स्टमच में। जो केवल एक्टिव कहाँ होगा, स्टमच में एक्टिव होगा। और टंग कंटेन पैपिली नोन एज लिंगुअल पैपिली, यानी टंग पे लिंगुअल पैपिली पाए जाते हैं जिसके अंदर टेस्ट बर्ड होता है, यानी टेस्ट बर्ड होता है, यानी टेस्ट का ये ज्ञान कराते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपसे पूछता है कि टंग का जो एंटीरियर एरिया है वो किस स्वाद का ज्ञान कराता है, पौष्टिक का ज्ञान कराता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, आम पका, आम पका, यानी अ से आगे, म से मीठा, यानी कि जो टंग का अगला हिस्सा है ये स्वीट यानी मीठे का ज्ञान कराएगा, और जो पिछला हिस्सा है ये कड़वे का ज्ञान कराएगा, अगल बगल जो है खट्टे का ज्ञान कराएंगे। तो ये टंग का हो गया कि टंग में किस किस तरह के हमें टेस्ट का नॉलेज होता है, हम यहाँ से बता सकते हैं। अब अगला नंबर आता है टीथ का, क्योंकि हमने कहा कि बक्कल कैविटी में हम लोग टीथ भी पढ़ेंगे। टीथ के स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। और टीथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, टीथ में इनामेल होता है जो टीथ का सबसे बाहरी परत है, उसके अंदर डेंटाइन है जो उसके अंदर का परत है। इनामेल एक इक्टोडर्मल पार्ट है और डेंटाइन एक म्यूडर्मल पार्ट है। आपको एक वीडियो में हम बताएंगे इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म क्या होता है। और ये प्रेजेंट होते हैं टीथ हमारे, प्रेजेंट इन एल्यूलर थीका में पाए जाते हैं। और इन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के दांत जो है 3 गुणों से बने होते हैं। पहला हेट्रोडोंट, यानी दांत एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं। तो हम लोग को दांत 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और डाइफ्योडोंट, यानी
जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। और थीकोडोंट, दांत किसी थीका में फंसा होता है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, ये एल्वियोलर थीका में दांत फंसे होते हैं, यानी मसूड़े में फंसे होते हैं। अब हमारे दांत के अगर पार्ट देखे जाए तो हमारे दांत के 3 पार्ट हैं, क्राउन, नेक और रूट। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ फिगर पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, देखिए इसको हम बाहर से बना के दिखाते हैं, यहाँ बना हुआ है लेकिन आपको बाहर बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए ये आपका थीका है, एल्वियोलर थीका है, इसमें ये हमारा दांत है, ये हमारा क्या है, टीथ है। जो टीथ का जो बाहरी लेयर है इसी को हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल, जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है, जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है। इसके अंदर दूसरा लेयर पाया जाता है डेंटाइन, जो सेकेंड हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सेकेंड सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, और इनामेल फर्स्ट हार्ड पार्ट है। अब हमारा जो टीथ है इस एरिया को बोलते हैं पल्प कैविटी। यहां से निकले होते हैं ब्लड वेसल्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे रूट कैनाल पाई जाती है, जिसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व वगैरह निकले रहते हैं। और ये थीका है हमारा। अगर दांत को देखें तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं नेक, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट। इसमें गम्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये हमारे रूट है टीथ के, जहां से जो है ब्लड वेसल्स वगैरह जाएंगे। यानी टोटल हमारे जो टीथ हैं इनके 3 पार्ट हो गए, क्राउन, नेक और रूट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इनामेल सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है, डेंटाइन सेकेंड हार्डेस्ट सबस्टेंस है ऑफ आवर बॉडी, जो कि टीथ में पाया जा रहा है। अब हम लोग टीथ के टाइप देखें अगर, तो टीथ हमारे 4 टाइप होते हैं। तो मैंने बताया ना कि जो टीथ है वो हेटेरोडोंट होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं। हमारे पास टीथ 4 टाइप के होते हैं। टीथ हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। इंसीजर कैसा होता है, छेनी जैसा, चीजर लाइक। ये इनकी संख्या कितनी होती है, 18 नंबर। ये किस लिए यूज होते हैं, कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज होते हैं, और इन्हें आल्सो कॉल्ड नोज टीथ कहा जाता है ना। इंसीजर को आई से लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। कैनाइन को सी से लिखते हैं। ये डैगर लाइक है, यानी खंजर जैसा है। ये 4 इन नंबर है, और ये क्या करता है, टियरिंग करता है। इसे जो है आई टीथ भी कहा जाता है इसे। और तीसरा है प्रीमोलर, इसको पीएम से लिखते हैं। ये ग्राइंडिंग टीथ है, इसको चिक टीथ भी कहा जाता है। 18 नंबर होते हैं। बच्चों में ये नहीं पाए जाते हैं, यानी कि प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। मोलर्स की बात करें, ये इसको भी चिक टीथ कहा जाता है। ये 12 नंबर होता है, ये भी ग्राइंडिंग का काम करता है। थर्ड मोलर को हम विजडम टीथ बोलते हैं, थर्ड नंबर को हम विजडम टीथ बोलते हैं। जैसे देखिए अगर हम इस तरह से समझें, अगर जैसे ये मान लीजिए हमारा मुंह है, ये वाला हिस्सा है, इसको 20 से 2 हिस्सों में बांट देते हैं, यहाँ से 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अब हम अपने दांत को देखें तो कैसे देखेंगे हम, जैसे इसको हम कैसे देखेंगे, इसको समझने के लिए आप अगले स्लाइड पे आइए, आपको ज्यादा बात समझ आएगा। अच्छा, थर्ड मोलर जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसकी आवश्यकता अब नहीं है लेकिन हमारे पास है। ऐसे अंग को हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रीमोलर और मोलर है इसको हम चिक टीथ बोलते हैं, और थर्ड मोलर को विजडम टीथ बोलते हैं, जो 4 नंबर में होता है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। अभी हमने बताया। अब अगर हम दांत को देखें, अगर तो यहाँ पे हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऊपर का ही नीचे हिस्सा हो गया, इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा डेंटल फार्मूला और दांत किस तरह से हम समझेंगे। तो देखिए पहले क्या है, इंसीजर। ये 2 ठो क्या है, इंसीजर है। 2 इधर है तो 2 इधर भी होगा, तो 2 नीचे भी दोनों साइड होगा। तो कितने हो गए, या देखिए 2, यानी इंसीजर कितने हैं, 2, तो 2 चौके 8। ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, इंसीजर के बाद कैनाइन, एक इधर, ये कैनाइन हो गए। प्रीमोलर कितने होंगे, 2, यानी कि 2 यहाँ तो 2 भी यहाँ, 2 भी यहाँ तो 2 भी यहाँ, ये हो गए प्रीमोलर। और मोलर कितने हैं, 3, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3 चौके 12 हो गए। तो टोटल कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। कैसे समझेंगे इसको, देखिए इसको समझने के लिए हम डेंटल फार्मूला समझते हैं। बच्चों में जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2102/2102। ये लिखने का तरीका गलत है, तरीका ये सही है 212/212 into 2, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, यानी जितना इधर है उतना ही इधर है, उतना ही तो नीचे है दोनों साइड।
तो इसको बोलेंगे 212 अपॉन 2 सॉरी इंटू 2 यानी 20। थोड़े कितने बच्चों में दांत होंगे 20। अगर एडल्ट की बात करें अगर तो एडल्ट में जो है टीथ कैसे होंगे, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 2123 अपॉन 2123 यानी 2123 बटे 2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। यानी अभी हमने बताया ना कि ये इंसीजर कितने होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे 4, उसके दूसरे साइड में 4 4 8, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे तो बगल में वो 4 हो जाएगा, और प्रीमोलर 2 इधर 4 और 4 नीचे 8, और मोलर 3 इधर 3 3 6 और नीचे भी 6 6 6 12, टोटल मोलर कितने हो जाएंगे 12। इसी मोलर में जो है जो थर्ड मोलर है इसी को बीटम टीथ बोला जाता है, तो टोटल कितने टीथ हो जाएंगे हमको 22, यानी चाइल्ड में 20 एडल्ट में 22। ये फार्मूला याद रखेंगे, डेंटल फार्मूला दोनों का याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर बनाते हैं। इस फिगर में जो है लेवलिंग गलत हो गया है, हम आपको इसको बाहर लेके बनाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा माउथ है, ये हमारा मान लीजिए माउथ है, ये माउथ हो गया। अब यहां से इसके आगे बढ़ेंगे, इसको बोलेंगे बक्कल कैविटी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा बक्कल कैविटी मींस इसमें टीथ आएंगे, पैलेट आते हैं, है ना, ये सब टंग आएंगे, ये सब आएंगे। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो इसको बोलेंगे फेरिंग्स। क्या बोलेंगे फेरिंग, जो कि कॉमन पैसेज है फूड ऑन एयर का, यानी एयर और फूड एक साथ फेरिंग में ही आगे बढ़ता है। और ये आगे बढ़ेगा तो इसको बोलेंगे ईसोफेगस। क्या बोलेंगे ईसोफेगस, जिसको कि फूड पाइप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है फूड पाइप भी बोला जाता है। कि आगे बढ़ेगा तो इस तरह से ये स्टमच बन जाएगा। स्टमच के ऊपरी भाग को बोलते हैं कार्डियक, नीचे को बोलते हैं पाइलोरिक। एक स्फिंक्टर है इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए लिखा हुआ है कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, केवल लेवलिंग गलत जगह पे हुआ है, लिखा सही है तो हम यहाँ सही बनाते रहे आपको। ठीक है, और ये हमारा स्टमच है, ये हमारा स्टमच है। स्टमच के जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, इसको बोलते हैं फंडस पार्ट, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। फंडस है इसको बॉडी भी बोलते हैं, फंडस या बॉडी बोलते हैं। ये तो हमारे स्टमच के पार्ट हो गए। अब ये आगे बढ़ेगा तो ये डिओडेनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ये, और इसके आगे एनस वगैरह है। देखिए इसको हम आपको बताते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे। ये बाहर वाला जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये अंदर की ओर आ गया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये क्या है डिओडेनम है, और ये क्या है आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा जो हिस्सा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर आया है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको किस तरह समझेंगे, इसको हम यहाँ पे समझते हैं फिर से। देखिए अगर इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर ये डिओडेनम आ गया, ये डिओडेनम आ गया, और यहाँ पे इसको इस तरह से बनाते हैं। डिओडेनम है, डिओडेनम से ये आगे बढ़ा तो अंदर से आ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी हमने आपको बताया था कि इसके 3 पार्ट हैं, इलियम सीकम रिक्टम, इलियम सीकम रिक्टम, है ना। देखिए यहाँ पे बताया ना हमने, देखिए यहाँ पे आपको बताया है, उसी को यहाँ बनाया जा रहा है। जिजेनम, देखिए डिओडेनम, जूजेनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम, डिओडेनम, जूजेनम, इलियम, है ना। तो अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है डिओडेनम, इसके अंदर क्या है, ये है जूजेनम, ये जूजेनम, और इसके बाद क्या है जूजेनम। उसके बाद अगला नंबर आएगा किसका, सीकम, सीकम, ये क्या है भाई ये सीकम। और अब ये वाला पार्ट है कोलन, ये वाला पार्ट कौन है कोलन। अब कोलन मैंने आपको बताया था एसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, और ये सिग्माइड कोलन, और ये एनस, और इसके बीच में रेक्टम। तो यहाँ पे देखिए यही आपको बताया गया, यही आपको बनाया गया है। ये कोलन है, ये एसेंडिंग कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, और यहाँ पे ये
एस जैसा होता है, सिग्माइड कोलन, इसके आगे रेक्टम, इसके आगे एनस, ठीक है। और ये सीकम और इलियम के बाद में इलियम सीकम इलियोसिकल वाल है, इस वाल से ही ये कोलन की तरफ फूड आगे जाएगा। तो ये टोटल पार्ट किसका है भाई, और यहाँ आपको बता दे, देखिए यहाँ पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि एक, यानी हमने दो वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़े, एक हम लोगों ने थर्ड मोलर पढ़ा और दूसरा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पढ़ा। अब देखिए हमारे में पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए पहले हम लोग की हेडिंग क्या थी, ओरल या बक्कल कैविटी। क्या थी? देखिए ओरल या बक्कल कैविटी। इसमें हम लोग पैलेट के बारे में पढ़े, इसमें हम लोग टंग के बारे में पढ़े, इसमें हम लोग टीथ के बारे में पढ़े, है ना। इसमें हम लोग टीथ के टाइप पढ़े, टीथ के बाद टीथ का डेंटल फार्मूला पढ़े हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग का आएगा ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि ये हमारा क्या है, ये माउथ है, और ये क्या है, नेजल चैम्बर, ये क्या है, ओरल चैम्बर या बक्कल चैम्बर, ये क्या है, यूवला, और ये आगे पास हुआ तो यहाँ पे क्या बना, फेरिंग्स। आगे बढ़ेगा तो इसोफेगस, उसके आगे बढ़ेगा तो स्टमच। तो हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, फेरिंग्स। तो हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स। तो हम लोग की अगली हेडिंग क्या होगी, फेरिंग्स। अगली हेडिंग क्या होगी भाई, फेरिंग्स। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, फेरिंग्स पे आते हैं। फेरिंग्स जो है हमारा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। कितना होगा भाई, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और ये कॉमन पैसेज है आप एयर साउंड और फूड का, यानी एयर साउंड कॉमन पैसेज है, ये फनल शेप होता है, और ये पोस्टीरियर आप बक्कल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी के बाद इसका नंबर आता है, बक्कल कैविटी के बाद इसका नंबर आता है। तो हम लोग फेरिंग्स देख लिए। फेरिंग्स के बाद नंबर आता है इसोफेगस का। तो हम लोग इसोफेगस देखते हैं, यहाँ पे इसोफेगस है, ये इसोफेगस है। फिगर सही बना हुआ है, लेबलिंग फिर गड़बड़ हो गया, इसको हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से है, ऐसे बना हुआ है, ये दो पाइप है, ये जो पाइप है, ये जो पाइप है ये एयर की है, ये जो पाइप है ये फूड की है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया यहाँ से क्या निकला हुआ है, यूवला निकला हुआ है। यहाँ पे दो पोर्स हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल लेयर, एक को बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। आपको यूस्टेशियन वाल जो पाया जाता है हार्ट में पाया जाता है, यूस्टेशियन ट्यूब जो पाया जाता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, और इसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। उसके बाद इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हिस्सा है लैरिंग्स, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। इस हिस्से को बोलते हैं ट्रैकिया, जो यहाँ पे लिखा है, इसको एयर पाइप भी बोलते हैं। ये तो इस पाइप की बात हो गई, यहाँ से एयर पास हो रहा है। अब इस पाइप को, इसको बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं भाई, गलेट बोलते हैं। इस तरह से फिगर बना हुआ है, आप केवल लेवल ऊपर नीचे हो गया। जैसे ये क्या है, ये एपिग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है ना, ये लैरिंग्स, ये क्या है, ट्रैकिया। यहाँ पे ये ओपनिंग क्या है, ओपनिंग ट्यूब ये है, इंटरनल ये है, यूवला ये है ना, गलेट ये है। अब फिगर सही हो गया, केवल लेबलिंग ऊपर नीचे हो गया है। इसको यहाँ पे मैं कलर करेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसोफेगस को जो है आप जो है स्पेलिंग जो है इसोफेगस है, इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं, है ना। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे नो डाइजेशन, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, और जो फूड को क्या करते हैं, स्वेलिंग यानी निगलने में हमारा हेल्प करते हैं। और यहाँ पे ये प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, ये कहाँ है, डॉर्सल साइड। देखिए साइंस में यानी बायोलॉजी में आगे के हिस्से को बोलते हैं वेंट्रल, पीछे के हिस्से को बोलते हैं डॉर्सल, बगल वाले को बोलते हैं लैटरल। तो आगे के साइड में जो पाइप है ये एयर पाइप है, अब पीछे के साइड में जो पाइप आया है वो क्या है, वो जो है फूड पाइप है। इसलिए बोल रहा है डॉर्सल साइड में, यानी कि पीछे की साइड से आया हुआ है, ये डॉर्सल साइड में है। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसोफेगस से होते हुए हमारा फूड कहाँ पहुंच गया है, स्टमच में। हम कहाँ पहुंच गए भाई, स्टमच पहुंच गए। कितनी टाइम हो गई, हम लोग का जो टाइम अब तक हुआ वो 34 मिनट हो गया। अच्छा अब स्टमच को देखते हैं। स्टमच को हम जो है गैस्टर बोलते हैं, यानी कि ये इसोफेगस आया और ये स्टमच हमारा बन गया, स्टमच है, इसी की बात कर रहा हूं। ये हमारा स्टमच है, ये कैसा है, जे शेप है। तो ये जे शेप है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में है। ये ट्राइलोब्ड है, मतलब इसके इस भाग को बोलते हैं कार्डियक, इस भाग को बोलते हैं फंडस, इस भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। ये ट्राइलोब है, और ये वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडर पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है,
स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे वाइडर पार्ट कौन है? एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ फूड काइम कहा जाता है और ये 15 सेंटीमीटर वाइड है और 30 सेंटीमीटर लेंथ की लंबाई की है और ये फूड को स्टोर करता है और डाइजेशन दोनों काम करता है। यहाँ पे रिग्यू पाए जाते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इस स्टमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमच को गैस्टर भी बोला जाता है, इसलिए स्टमच को गैस्टर भी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ है जो कि हमारे स्टमच में है जो कि पर डे 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का जो है सिक्रीशन करता है। अगर हम एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखें तो यहाँ देखिए, हमको यहाँ बना देते हैं। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखें अगर, तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा इस तरह से होता है, जिसमें कि यहाँ पे म्यूकस नेक सेल है जो म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा है, और एक यहाँ पे सेल है जिसको बोलते हैं चीफ या पेप्टिक सेल जो पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है, और एक यहाँ पे है पेराइटल सेल या इसी को बोलते हैं ऑक्जिनेटिक सेल जो एचसीएल का सिक्रीशन करता है, और एक यहाँ पे लास्ट में है जिसको बोलते हैं इंटरो इंडोक्राइन सेल जो सीरोटोनिन, सिक्रिटिन, सोमेटोस्टेटिन और हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है। यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड है या कंप्लीट ग्लैंड से ये जो कि 4 सेल का बना हुआ है, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल, पैराइटल ऑक्जिनेटिक सेल और अगला लास्ट है इंटरो इंडोक्राइन सेल, जो कि ये 4 सेल्स हैं जो एचसीएल का और अन्य एंजाइम का सिक्रीशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब डाइजेशन जो है कहाँ पहुंच गया? स्टमच से होते हुए डाइजेशन जो है पहुंच गया इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंच गया? डाइजेशन का प्रोसेस इंटेस्टाइन में पहुंच गया। इंटेस्टाइन में भी हमने बताया था इंटेस्टाइन 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इसलिए है, इसलिए कह रहे हैं इसकी लंबाई तो ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है, तो वाइड के हिसाब से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है, लार्ज को लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन पहले पढ़ेंगे जो कितना है 6.5 यानी 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ये पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डिओडेनम, जुजेनम और इलियम। जो डिओडेनम है ये सबसे स्मॉल पार्ट है, जैसा हमने बनाया आपको इस तरह से मैं दिखा रहा था। ये क्या है भाई? बक्कल, ये बक्कल कैविटी है, ये फेरिंग्स इसोफेगस है, ये हमारा स्टमच है। अब ये डिओडेनम है। अब इसके अंदर जब जाएंगे तो अंदर आते जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये डिओडेनम है और ये क्या है? जुजेनम है, और आगे जो है इलियम है। जो डिओडेनम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ये। और ये इसमें क्रिप्ट ऑफ लूहर कुहेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्स ऑफ लूहर कुहेंस पाए जाते हैं जो सिक्रीट करते हैं सक्कस इंटेरिकस, जिसको कि इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। अभी हम लोग स्टमच के जूस को गैस्ट्रिक जूस बोल रहे थे, इंटेस्टाइन के जूस को इंटेस्टाइनल जूस बोलेंगे, जिसे कि सक्कस इंटेरिकस भी कहा जाता है, जो क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहेन से सिक्रीट होता है। इसमें जो है ब्रूनर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। ये सारी बात हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट है जुजेनम, जो ज्वाइन टू डिओडेनम एंड इलियम, और इलियम जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीसरा पार्ट है इसको हम इलियम बोल रहे हैं, और इलियम, एक इलियम ये होता है, एक इलियम ये होता है, इलियम एक बोन है ये। तो ये जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इलियम में होता है। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन वाली बात। अब हम लोग पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ते हैं भाई? लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है और इलेक्ट्रोलाइट और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करता है। ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6.5 मीटर वाइड होता है, जबकि वो कितना था? 6.5 मीटर लॉन्ग था वो स्मॉल वाला। ये इसके जो पार्ट होते हैं, इसके कितने पार्ट है भाई? तो सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। जो सीकम है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ये, और ये यहीं पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाए जाते हैं जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। और कोलन मिडिल पार्ट है, और रेक्टम ओपन्स इनटू एनस। रेक्टम कहाँ ओपन होता है? एनस में ओपन होता है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम।
ऊपर पहले वाले में क्या था, डिओडेनम, जूजेनम, इलियम। अब यहां तक हमने जो पढ़ लिया वो हमने पढ़ लिया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। यानी एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने माउथ पढ़ा, हमने जो है बक्कल कैविटी पढ़ा यानी ओरल कैविटी पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पैलेट पढ़ा, टीथ पढ़ा, टंग पढ़ा, टीथ के जो है डेंटल फार्मूला पढ़े, टीथ के टाइप पढ़े, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, ये सब पढ़ा हम लोगों ने। फिर आगे बढ़े हम लोग तो फेरिंग्स पढ़े, फिर उसके बाद इसोफेगस पढ़े, उसके बाद स्टमच पढ़े, स्टमच भी जो है ट्राइलोब होता है, स्टमच पढ़े, स्टमच में जो है ग्लैंड्स पाया जाए, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू किए तो हम लोग जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जो है यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला सलाइवरी ग्लैंड, फिर लीवर पढ़ेंगे, फिर पैंक्रियाज पढ़ेंगे, है ना, सो ऑन। तो पहला है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, जिसका फंक्शन क्या है, सलाइवा का सिक्रीशन करना। किसका सिक्रीशन करना, सलाइवा का सिक्रीशन करना, जो 1 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट करता है, 1 लीटर पर डे सिक्रीट करता है। और सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं, या उनका से 3 पेयर होते हैं। पहला पेयर पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड। सब पैरोटिड, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी या इसी को बोलेंगे, और तीसरा है सब लिंगुअल। देखिए यहाँ पे डिटेल इसके बारे में लिखा हुआ है, देखिए आप इसके बारे में डिटेल देखिए, यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, तीनों में सबसे लार्जेस्ट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे लार्जेस्ट है ये। और ये लोकेटेड इन बीनीथ द ईयर, कान के नीचे पाया जाता है। इसमें एक्सटेंशन डक्ट्स पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो माउथ में ओपन होता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या भाई, ये मैक्सिमम सिक्रीशन करता है। तीनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिक्रीशन किस सलाइवा कौन करता है, तो आप बोलेंगे सब मैक्सिलरी, या जिसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर बोलते हैं। और इसमें ये कहाँ है, लोकेटेड ऑन जॉ में लोकेटेड होता है। और इसमें वाल्टन्स डक्ट पाया जाता है, जो कहाँ ओपन होता है, माउथ में ही ओपन होता है। तीसरा है सबलिंगुअल, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, जो बिलो द टंग, टंग के जीभ के नीचे पाया जाता है। इसमें बर्थोलियन ग्लैंड पाया जाता है, सॉरी बर्थोलियन डक्ट पाया जाता है। बर्थोलियन ग्लैंड अलग है, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। बर्थोलियन डक्ट पाया जाता है, ये भी माउथ में ही ओपन होता है। यानी तीनों जो है सलाइवा का सिक्रीशन कर रहे हैं। और साइज के हिसाब से देखा जाए, साइज के ऑर्डर को देखा जाए तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, पैरोटिड की, उसके बाद सब मैक्सिलरी की, और सबसे छोटा सब लिंगुअल की। अगर हम मम्स की बात करें, मम्स जिसको कि आप बोलते हैं गलसुआ, मम्स की बात देखें तो मम्स जो है वो पैरोटिड ग्लैंड्स का ही जो है इन्फेक्शन है। यानी पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन हो जाने को हम क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है, तो आखिर सलाइवा के क्या कैरेक्टर है, सलाइवा क्या कैरेक्टर है। तो पहला बात, सलाइवा का पीएच जो है 6.8 होता है, इसमें 99% वाटर होता है, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन को जो है सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, और लाइसोजाइम और टाइलिन दोनों बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसमें IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। और टाइलिन जो है इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब के लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करता है ये हमारा जो सलाइवा है, जिसमें कि IgA पाया जाता है। और ये डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो 30% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट करता है, और यहीं से डाइजेशन का स्टार्ट होता है। और ये प्रोवाइड लुब्रिकेंट्स, यानी कि ये लुब्रिकेंट में हेल्प करता है, और ये पीएच को मेंटेन करता है, और स्वेलिंग यानी निगलने में मदद करता है। तो सलाइवा का कितना काम है, बहुत सारा काम है, स्वेलिंग में, पीएच बैलेंस करने में, लुब्रिकेशन में, इन सब में किसका रोल है, सलाइवा का रोल है। ये पहला ग्लैंड हो गया सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से सिक्रीट हो रहा था सलाइवा। अब हम लीवर पे आते हैं। लीवर को हीपर भी कहा जाता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। देखिए अगर आपसे ये पूछता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और लीवर बताएंगे, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी का कौन है, तो आप बोलेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये कहाँ लोकेटेड है, स्टमच के नीचे और बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे राइट साइड में पाया जाता है ये। ठीक है, इसी वजह से अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ बाइल, इसका काम क्या है, बाइल का फॉर्मेशन करना। और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। जैसे मान लीजिए ये हमारा लीवर है, तो लीवर में एक
थैले जैसा है, इसी को हम गाल ब्लैडर बोलते हैं, और यहाँ से बाइल निकलता है और इसी में स्टोर होता है। तो इसमें जो लीवर है इसमें हिपैटिक लोब पाए जाते हैं। यह हिपैटिक लोब इस लीवर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। और लीवर बाइलोब है, यानी लीवर के दो पार्ट हैं, लीवर बाइलोब है, और हिपैटोसाइड सेल प्रोड्यूस बाइल जूस। इसके अंदर हिपैटोसाइड सेल पाए जाते हैं जो बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं, जो गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। और इसके अंदर कफर सेल पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर जो फैगोसिटिक सेल है उसका नाम कफर सेल है, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है, यानी ये फैगोसिटिक नेचर का होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता बाइल में, फिर भी बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डाइजेशन में। इसे देखिए, बाइल कितना सीक्रेट होता है, तो 600 ml पर डे सीक्रेट होता है। इसका पीएच 7 to 8 होता है, सॉरी 7.8 होता है। ये येलो ग्रीन कलर का है, और ये कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और इसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से हमको जॉन्डिस हो जाता है, यानी पीलिया हो जाता है। अगर हम लीवर की बनावट देखें तो लीवर हमारा ऐसा होता है, लीवर हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है ना, यानी बाइलोब है। ये बाइलोब है, ये लेफ्ट लीवर है, ये राइट लीवर है। ये लेफ्ट लीवर है, राइट लीवर है। लेवलिंग थोड़ा गड़बड़ है, मैं सही कर दे रहा हूं। ये राइट लीवर है और ये लेफ्ट लीवर है। अब यहां से ये गाल ब्लैडर है, ये क्या है भाई, ये गाल ब्लैडर है, ये गाल ब्लैडर है, यानी ये गाल ब्लैडर है हमारा। बाइल यहीं आके स्टोर होता है, और इसको और इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। इसको और इसको हिपैटिक बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं, और दोनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और यहीं पे जब हम बढ़ाएंगे, अगर देखिए इस तरह से अगर है, ऐसे आगे बढ़े, ये हमारा स्टमच है, ये हमारा डिओडेनम है, यहाँ पे पत्ती जैसी बनावट को हम पैंक्रियाज बोलते हैं। ये पैंक्रियाज है, ये हमारा लीवर है। तो लीवर से ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से ये बाइल डक्ट आ गया, यानी कि बाइल यहाँ पे आ गया। यहाँ से जो हमारा स्टमच है, इससे गैस्ट्रिक जूस आ गया, और यहाँ से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आ गया। ये सब आगे बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से हमारा ये जो है बनावट है, स्ट्रक्चर है। अब अगर हम अगला ग्लैंड देखें अगर, तो अगला ग्लैंड है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पैंक्रियाज से। तो पैंक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, या इसको जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, या इसको कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, या इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, या इसे कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। सब एक ही बात है। ये कहाँ है, जस्ट बिलो स्टमच, स्टमच के नीचे है। अभी हमने फिगर बनाया था, और लेफ्ट साइड में है। कहाँ है, लेफ्ट साइड में हमारे हैं। और ये लीफ लाइक है, पत्ती जैसी इसकी बनावट है, ठीक है। जो पैंक्रियाज है उसके बारे में और अगर कैरेक्टर देखें अगर, तो पैंक्रियाज क्या भाई, एक एक्सोक्राइन पार्ट है ये, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट है ये। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा जो पैंक्रियाज है, इसमें दो पार्ट है। एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, एक को बोलते हैं इंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनी। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक एसिनी। यानी कि जो एक्सोक्राइन पार्ट उसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक एसिनी। और जो इंडोक्राइन पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवर, सॉरी इसको बोलते हैं लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो ये जो पैंक्रियाटिक एसिनी है, ये पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगा। और जो इंडोक्राइन पार्ट है इसको बोलेंगे लैंगरहैंस, यानी कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जैसा हमने भी बताया आपको। और ये क्या रखते हैं, इनके अंदर 3 सेल होते हैं, यानी इसको ऐसे कहें अगर, तो जो पैंक्रियाज है, ये जो पैंक्रियाज है इस 2 पार्ट से बटा हुआ है। एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, एक को बोलते हैं इंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैंक्रियाटिक एसिनी का सिक्रीशन, एसिनी का बना होता है, जो किसका सिक्रीट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगा। जो इंडोक्राइन पार्ट है वो लैंगरहैंस, यानी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, या इसको डेल्टा सेल कह सकते हैं। अल्फा सेल से जो है ग्लूकेगॉन सिक्रीशन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीशन होता है, और गामा सेल से जो है सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीशन होता है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे कहाँ से, बीटा सेल से। बीटा सेल कहाँ है, पैंक्रियाज में। और ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाने से आपको जो है डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज शुगर हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। अब ये जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है, ये क्या सिक्रीट कर रहा था, अभी पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा था।
इसमें जो एंजाइम है वो कौन से हैं? इसमें जाइमोजेंस है जो एक इनएक्टिव एंजाइम है। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। और जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, जाइमोजेंस, ये सब किस में पाए जाते हैं? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, यानी कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए। इस सिस्टम में हमने शुरुआत कहाँ से किया था? माउथ, ओरल या बक्कल कैविटी, है ना, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमच, डियोडेनम जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज में भी असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्माइड कोलन, रेक्टम, एनस, ये हमने पढ़ा। और हमने ग्लैंड्स में क्या पढ़ा? ग्लैंड्स में हमने जो है लीवर पढ़ा, पैंक्रियाज पढ़ा, हमने सैवरी ग्लैंड्स पढ़ा। ये इस तरह से हम डाइजेशन को समझ लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा समझ आया होगा। आप जो फिगर की लेबलिंग है वो लेबलिंग आप हमारे द्वारा बताए गए हिसाब से करिएगा। फिगर वही रहेगा, लेवल मेरे हिसाब से जो मैंने बताया उस हिसाब से आप लेवल कर देंगे। आप इसको अपने कॉपी पे लिखिए और चित्र बनाइए, यानी लेवल करिए फिगर बना करके, और आपको आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।